गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़। आज आपको कक्षा 8 का जो हिंदी व्याकरण है उसका पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि वर्ण वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में समझेंगे। लिखित भाषा की वह, ध्यान से देखेंगे आप, लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। अब वर्ण है क्या, ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास कोई एक शब्द है यह ये किन किन ध्वनियों से बना हुआ है। देखो, या को अगर हम रखते हैं या धन आ, ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। धन हा धन आ, ये 1 2 3 4 ध्वनियां ऐसी है जिनसे ये शब्द बना हुआ है। तो इन ध्वनियों को, क्योंकि इन ध्वनियों को हम टुकड़े नहीं कर सकते और इस शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं, इसलिए इसे वर्ण कहते हैं। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि वर्ण के बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला देखो, अब इन्हीं चीजों को देखेंगे, हम नीचे लाएंगे, सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आ से आ, ई, उ, ए, ओ और अंगार। इसके बाद का, खा, का से लेकर मा तक और अंतस्थ व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। इन प्रकार के जितने भी 52 अक्षर होंगे, जितने भी 52 ध्वनियां होंगे, उन ध्वनियों का एक क्रमबद्ध रूप देकर उसे वर्णमाला कहते हैं। अब हमें बात करनी है कि वर्ण के भेद किस प्रकार हम इस वर्णमाला में इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार ये वर्णमाला में आते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान देंगे कि वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? स्वर। वर्ण के भेद सबसे पहले स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले स्वर क्या है। स्वरों की परिभाषा, स्वर की परिभाषा हम समझेंगे, लिखेंगे यहां पर। जिन, या फिर सिंपल परिभाषा में बोल सकते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। अब कौन वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? जैसे देखो, आ, ई,
या फिर वर्णमाला क्रमबद्ध में लगाएंगे ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? 11। अब ध्यान देंगे सबसे पहले स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होंगे? 2 भेद। वैसे तो 3 माना गया है, लेकिन 2 भेद है। सबसे पहले होगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन है? जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे देखो, ह्रस्व स्वर आ, ई, ऊ और री। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे आ, जिनको बोलते समय हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। और इसके बाद क्या है? प्लत्व स्वर, जिसे अब हम लुप्त स्वर भी कहते हैं। प्लत्व स्वर का मतलब होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगेगा इसको बोलते समय। तो प्लत्व स्वर में ध्यान देंगे इसे, तो इसे कहते हैं ओम। क्या होगा ये? ओम। ठीक है, तो ये हो गए स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा भी इसी से बनेगी। ध्यान दो, देखो, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान देंगे व्यंजन के भेद। सबसे पहले व्यंजन का भेद होगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? का वर्ग से लेकर कहां तक? मां वर्ग तक, मां तक। का वर्ग से लेकर मां तक। इसका मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमने बता दिया कि व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे स्पर्श क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हमने सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में बता। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग से लेकर और मां तक। दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब है, ध्यान देंगे, अंत्यस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग के पूरी तरह नहीं छूती है तथा उनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या,
रा, ला और वा, इनकी संख्या 4 होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और तीसरा जो व्यंजन है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने में गर्म हो जाती है, इसलिए उसे ऊष्म कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जैसे शा, शा, शा और हा, ये है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। और एक और व्यंजन है तुम्हारे पास, उस व्यंजन को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वो इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें ऐड कर रहा हूं मैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? अक्षर जो मुख्य रूप से क्या बोले जाते हैं, दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं। अक्षर त्रा, ज्ञा और श्रा। तो अक्षर क्या है? अक्षर किससे बनता है? का धन सा से। दूसरा त्रा किससे बनता है? ता धन रा से। ज्ञा किससे बनता है? ज्ञा बनता है जा धन या से। और श्रा किससे बनता है? शा धन रा से। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और एक और है जिसको हम रख सकते हैं नव विकसित व्यंजन। नव विकसित व्यंजन। नव विकसित व्यंजन जैसे हम पढ़ाई वाला ढा और अड़ा, ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब हम गिनेंगे, देखो यहाँ पर 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 29, 4 ऊष्म व्यंजन, 33, 4 संयुक्त व्यंजन, 37 और 2 नवविकसित व्यंजन। अर्थात कहने का मतलब व्यंजन कितने हो गए? 39 कुल। और स्वरों की संख्या हमने बताई थी, देखो ह्रस्व स्वर 7 और दीर्घ स्वर 11 और 2 अयोग्यवाच स्वर होते हैं, इनकी संख्या होती 13। इन कुल मिलाकर होता है 52। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इनको मिलाकर एक वर्णमाला तैयार होती है। ठीक है, तो आगे का जो वीडियो होगा, आगे वाला जो चैप्टर होगा उसका वीडियो हम नेक्स्ट उसमें देंगे आपको। और जो इसका उच्चारण तालिका है, जैसे का वर्ग का है, जैसे का वर्ग है वो कंठ से निकलता है, और जो चा वर्ग है वो तालु से निकलता है, टा वर्ग है मूर्धा से निकलता है, ता वर्ग है दंत से निकलता है, ऊ वर्ग ओष्ठ से निकलता है, या पा वर्ग ओष्ठ से निकलता है। और नासिका वाले जो स्वर हैं ए कंठ तथा तालु से, ए ओ कंठ और ओष्ठ से, वा और फा दंत और ओष्ठ से। ये चीजें आपको आगे बताई जाएगी। प्रयत्न जो है, प्रयत्न होता है एक, देखो अभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के पूर्व के भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है, जिसे अभ्यंतर कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे विभर्त हो गया, स्पर्श हो गया और ईषित हो गया। और ये ईषत का कहें और बाह्य जो परिवर्तन है, स्वर में कंपन होता है। जैसे ध्यान देंगे, इसको थोड़ा बता रहा हूं मैं, घोष और अघोष, मेन ध्यान देना इसमें। घोष और अघोष क्या होते हैं, इन वर्णों में सबसे पहले हमें ध्यान देना है। घोष कौन से होते हैं और बाह्य परिवर्तन में अघोष, अघोष और सघोष। जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वतंत्रियों या स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा गूंज उत्पन्न नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अघोष। देखो जैसे का, खा, फर्स्ट के दोनों वर्ण चा, छा या फिर टा और था, ये ध्यान देंगे आप, क्या है ये? अघोष। देखो अगर का वर्ग में लाते हैं तो फर्स्ट के दोनों अक्षर, फर्स्ट और सेकंड, यहां भी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या होंगे?
आपके पास अघोष। और सघोष क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होती उसे क्या कहते हैं, सघोष। जैसे जो लास्ट की थी का खा के बाद क्या बनता है, गा घा गा, देखो। और इसके बाद चा छा जा झा या, ठीक है। तो इस प्रकार यहां थर्ड से लेकर 5 तक, यहां थर्ड से लेकर 5 तक, और यहां फर्स्ट से लेकर सेकंड तक ये सघोष और अघोष है। इसके बाद श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा और प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों को बोलते समय क्या है, श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। देखो यहां पर उल्टा हो जाएगा, का फिर खा फिर गा, देखो का के बाद खा उसमें जोर लग रहा है, गा और फिर गा। यहां फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, इन वर्णों को लाएंगे। और महाप्राण में क्या होगा, महा का मतलब होता है अधिक। जिन वर्णों में बोलते समय में क्या है, अधिक वायु बाहर निकलते। देखो का के बाद खा, गा और घा, देखो। तो कहने का मतलब है यहां पर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, यहां पर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ये दोनों वर्ण क्या है, महाप्राण में आएंगे। और फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वर्ण अल्प प्राण में आएगा। वैसे अघोष में बता गया और सघोष में बता दिया आपको, ठीक है।